राना साहब, इलेक्शन कमीशन का आज का इकदाम आईनी इदारा, बाइंडिंग कोई नहीं, रुजू फिर से सुप्रीम कोर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बात यह है, अगर वो एक आईनी इदारा था मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा अब वो आईनी इदारा है। मैं इसलिए नहीं मान रहा कि उन्होंने खुद अब एक जवाब पैदा कर दिया, एक नहीं किया यासर साहब, उन्होंने 4 जवाब पेश किए। पहला जवाब केपी के हाई कोर्ट में पिटिशनर बनने का, दूसरा जवाब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन बनने का, तीसरा जवाब फिर आप वजाहत मांगने का, वजाहत मांगी जनाब हमें बताएं कि वजाहत तौर पे हम क्या करें, और चौथा अब ये मैंने आपसे कहा था कि 10वें के बाद फैसला होना है, यानी 10वें इजलास के बाद। ठीक है, 8 हुए हैं, फैसला नहीं होना था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये सारा कुछ कह चुकी है कि आइन शिकनी, ये सारे लफ्ज़ अदा कर चुकी है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन बाद 10 दिन बाद जब भी ये फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं, और आर्टिकल 190 जो है वो पाबंद करता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने पे, अगर अब वो आर्डर आ जाता है कि जनाब आप पाबंद हैं, आर्डर तो आ चुका है, तो उसके बाद फिर इस इलेक्शन कमीशन के इजलास कोई होगा? फिर क्या इलेक्शन कमीशन के पास 3 मिनट से भी ज़्यादा टाइम होगा कि उस पर अमल ना करें? गेंद तो फेंक दिए ना उधर, उसको अपनी तरफ से बड़ा सियानापन की है। और अगर आप उस पूरे इलेक्शन कमीशन की पिटीशन को पढ़ें, उस खत को पढ़ें, उस रजू करने को पढ़ें, तो आपको इस तरह लगेगा कि वो रजू नहीं है, वो बल्कि उसके तमाम फैसले की नफ़ी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसकी नफ़ी करने के बाद आखिर में ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये एक सवालिया निशान होगा, आखिरी लफ्ज़ जो है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वो ऐसी चक्की में पिस रहा है कि अब उसका बचना मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सॉरी, अब इलेक्शन कमीशन को या तो सीटें देना पड़ेंगी या इलेक्शन कमीशन को कुर्बानी देना पड़ेगी, इन दोनों में से एक चीज़ होगी। इससे ज़्यादा तज्जिया मैं और कर नहीं सकता, और यही होगा, या सीटें या कुर्बानी। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, कुर्बानी या सीटें, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। आप कितने दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वजाहत को रोक लेंगे? अगर कल वजाहत जो मांगी गई है, अगर कल 8 मोअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से जवाब आ गया या पीर के रोज आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे जी? फिर कोई ऑप्शन बचता है यासर साहब? फिर आप नहीं देंगे तो आप कहेंगे जनाब ये पड़ा मेरा रिजाइन और मैं घर जा रहा हूं, यही है ना जी। इसके अलावा तो आपके पास और ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि अब जब बॉक्स खुलना है ना, वो संदूक होता है ना, माई एक अम्मा जी होंगे ना, माई जेरे नानी जी मरन लगते हैं, सब तो पुरानी माई जरी होंगी है, जो दा संदूक खुलता है ना तो सारे कोल बैठे होंगे ने, वो दे देने विचों निकलना की है। तो ऐसी ऐसी नायाब चीज़ां निकलदियां ने कि बंदा परेशान हो जाता है, और कई उसमें से ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं कि कई लोग सोचते रह जाते हैं कि ये भी था। तो बड़ी क्लियर सी बात है। दूसरी बात यार, मैं यासर आप पे हैरान हूँ। किस बात पे? मैं आप पे भी हैरान हूँ और पाकिस्तानी कौम पे भी हैरान हूँ यार, सदके जाऊँ। मुझ पे हैरानी तो आपकी पहली बार नहीं। नहीं, मैं हैरान हूँ। हम मकरूज होने पे खुश हो रहे हैं, और हम पे कर्ज चढ़ गया, हम मकरूज हो गए, हमारे बच्चे मकरूज हो गए, हम गुलाम हो गए, हमने सूद पे पैसे लिए, सूद पे लिए ना जी। सूद के मतलब क्या हुक्म है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठकर हम सूद पे पैसे ले रहे हैं, और पैसे लेने का बंगले डाल रहे हैं, जनाब सानू कर्जा मिल गया जे, असी कौम के बच्चे जरा गए बिल्कुल गिरवी रख देता है। सदके जाऊं यार आप पे, सदके जाऊं। मैं पंजाबी बीच में इसलिए बोल देता हूं कि जनाब आपको मुहज़्ज़ब से आदमी आप शक्ल से लगते हैं। अच्छा, पंजाबी मुहज़्ज़ब ही है। नहीं, पंजाबी बोल के यानी आप मुहज़्ज़ब मुझे समझते नहीं है। नहीं, मुहज़्ज़ब से आदमी लगते हैं, बुरा ना बना जाए ना। ज़बान से मुहज़्ज़ब होने या गैर मुहज़्ज़ब होने का अंदाज़ा नहीं, वो तो मुझे पता है। ज़बान तो आजकल ज़बान से निकला लफ्ज़ तो काबू में नहीं आता। नहीं सर, आ जाता है यहाँ पे, नहीं आता सर। वो पुरानी कहावतें हो गई हैं कि वो कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। अब मुसाहिब एक खड़ा होता है, वो तीर वापस ला के देता है, कहता बादशाह सलामत जब तक निशाने पे नहीं लगता आप तब तक ट्राई करते रहे, मैं आपको ला के देता रहूँगा। तो बात यह है कि हम वो कौम है जो कर्ज लेने पर,
पहले कर्ज लेने के लिए हम मिन्नतें तरले करते हैं, कर्ज लेने के लिए हम तमाम शराइत पूरी करते हैं, फिर कर्ज मिलने पर हम पंगड़े डालते हैं ताकि हमें और कर्ज मिले, ताकि हमें और कर्ज मिले, फिर हम और मुल्कों से कर्ज लेते हैं। अपनी कौम के नौजवानों को, अपने आने वाली नस्लों को हम मकरूज कर जाते हैं। किसी ने कभी सोचा कि कर्ज देने वाला, जिसने कर्ज देना है, अगर वो कर्ज दिए बगैर चला गया तो उसकी सजा क्या है? किसको पता है कि अगर आप अपने लिए पैसा लेकर मकरूज कर जाते हैं किसी को, तो उसकी इस्लाम में क्या नुक्ते नज़र से क्या सजा है? आजकल तो हमारे उलमा कराम इसको बताते नहीं, उन्हें बताना चाहिए। आजकल उन्हें बाकी सियासत से निकल कर इस तरफ भी आना चाहिए ना, ये बताना चाहिए। और हम खुश हो रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ, जब से मुझे कई गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने देखी हैं, कई लोगों की खुशी के ठिकाने देखे कि नहीं रहे। मुझे एक बात बता दें, क्या अब ये सारा कुछ मिल गया? ओके, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल जाएगी, बिजली के बिल काम आना शुरू हो जाएंगे और बढ़ेंगे, 7 रुपए फ्री। या नहीं यार, मुझे बता देना, हमें मिल गया ना। मकरूज तो हम हो गए हैं। मकरूज होने के बाद क्या हम होना बंद हो जाएंगे? क्या इस कौम की किस्मत में जो लिखी गई है, मैं लफ्ज़ ही कह रहा हूं, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, अवामी जो शदीद नफरत है उसकी सूरत में, क्या वो हमें अब ख़त्म हो जाएगी? क्या अब गरीब का बच्चा स्कूल पढ़ लेगा? क्योंकि इसलिए हमें IMF ने कर्ज दे दिया है। क्या हमें और भी ममालिक का पैसे दे देंगे ना? क्योंकि IMF तो सिर्फ एक निशान है ना, गारंटी है ना। आप दूसरे ममालिक में पैसे दे देंगे। इससे अब क्या सड़कें बनेंगी या मुल्क बनेगा? मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। अगर तो इस कर्ज लेने से ये मुल्क बन जाएगा, मुल्क एक कौम हम बन जाएंगे, तो फिर हम कर्ज भी उतार देंगे। और अगर ये पैसे 50-50 लाख या 3-3 करोड़ या 25-25 करोड़ रुपया जो है हॉर्स ट्रेडिंग में जाना है या बाकी चीज़ों में जाना है, तो यार फिर तो नहीं। आज तो नई गाड़ियां आई हैं सर। तो यार आगे भी आनी है। आज नई गाड़ियां आई हैं ना, आगे इस मुल्क में जितनी गुर्बत होती है उतने महंगे मोबाइल आ जाते हैं, जितनी गुर्बत होती है उतने महंगे घर बना दिए जाते हैं, जितनी गुर्बत होती है उतनी ज़्यादा गाड़ियां आ जाती हैं। जहां से पैसे मिलते हैं हम फौरी तौर पे MNA MPA जो होते हैं वो एक इतनी स्टेट बना के ले आते हैं स्कीमें, ये लें जनाब, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें। क्या ये मजाक बना रखा हमने? हम वो लोग हैं कि हम मकरूज होने पर खुश हो रहे हैं, हम इस मुल्क को कर्जों के बोझ के नीचे दबने पर खुश हो रहे हैं, हम अपनी नालायकी को छुपाने पर खुश हो रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे। आपने तो कहा था कि पेट पे पत्थर बांधेंगे, यही हमारे हुक्मरानों ने कहा था, सारा कुछ करेंगे। जरा देखे ना, जरा जाके माजरत से मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। मेरी बरादरी से कितने लोगों को आप लेके गए हैं साथ? क्यों लेके गए हैं? क्यों लेके गए हैं? और आप तो अकेले भी जाते तो आपकी खबर तो चलनी थी। सब आप वैसे ये बात इस तरीके से कर रहे हैं जैसे पहली बार गए। नहीं, पहली बार नहीं गए या आखिरी बार नहीं गए, हो सकता आखिरी बार हो या पहली बार हो या जो भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार है यार, कोई खर्चे इन्होंने कम किए हैं। हमने IMF से कर्ज लिया क्यों है? पहला एक सवाल है मेरा, बड़ा सिंपल सा, हमने क्यों कर्ज लिया? आप मुझे जवाब दे देते। बजट खसारे को मैनेज करने के लिए। हो जाएगा मैनेज? आज तक हुआ नहीं हुआ ना, तो किसको धोखा दे रहे हैं हम? किसके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं? किसके ज़मीर को हम जो है वो फरोख्त कर रहे हैं और किसके ज़मीर को हम गिरवी रख रहे हैं? बता दें, ये बता देना मुझे। आप सारा दिन बैठ कर स्टडी करते हो यार, मैं तो रात को आ जाता हूँ वेला। हम सिर्फ कर्जे लेते हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए। वो जो पुराने कर्जे हैं वो अवाम ने लिए, अवाम के लिए लिए। उन पुराने कर्जों से अवाम को कोई फ़ायदा हुआ? उन पुराने कर्जों से कोई हमने अपने ज़ाती गवर्नमेंट ने बिजली घर लगाए? उन पुराने कर्जों से हमने कोई अपने डैम बनाए? उन पुराने कर्जों से हमने कोई अपनी इंडस्ट्री लगाई? उन पुराने कर्जों से हमने उन पसमानदा तरीन इलाके जहाँ पर अब स्कूल भी टूट चुके हैं, जहाँ पे बेंसें स्कूलों की जगह बांधी होती हैं, उनको दुरुस्त किया? उन पुराने कर्जों से मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक तबके में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और चंद अमीरों के अलावा किसी तबके में खुशहाली आई है? तो मुझे बता देना मुझे, आई है। हम अपनी PIA हम बेच रहे हैं, रेलवे हम बेचने जा रहे हैं, उन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं
जिन हालात में सरवाइव किया नहीं जाता, वो यार हमसे अच्छा तो इथोपिया हो गया, हमसे अच्छा तो नाइजीरिया हो गया, हमसे अच्छा तो कीनिया हो गया। हम ना उस लाइन में सबसे अच्छे हैं जो आखिरी लाइन है, जिसका आखिरी नंबर है, हम उसमें हैं। हम फर्स्ट आए हैं दौर के अंदर ना, फर्स्ट आए हैं आखिरी नंबर वाले। वही है ना, वो लाइन लगी ना, वो कहता मैं सबसे आगे था तो उसने देख पीछे से शुरू कर दी। हमारी हैसियत तो वो ही बड़ी। मैं जो अफसोस हुआ आज कि हम कर्ज लेके और मज़ीद कर्ज लेके इस कौम को गिरवी रख के और हम शाम जाने जा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हमारे पास और कोई है नहीं, हम कहते हैं हाँ वाह 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 क्या बात है जी, अब हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। और कौम बनना सीखें यार, और सबसे पहले करें ना, बेचें सारे अपनी जायदादें। मैंने तो आगे कहा था क्या ज़रूरत है ये, आप कभी घर देखें जाके अपनी वज़रा के, ब्यूरोक्रेसी के, पुलिस अफसरान के, इनके घर देखें सरकारी। क्या ये 5 मरले या 10 मरले में नहीं रह सकते? क्या 5 मरले 10 मरले में रहने वाले को नींद नहीं आती? करें ना, बेचें वो सारा, उसको बेच के कर्जे उतारें, फैसला कर लें कि हमने अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की मसनूआत जो है उसको प्रमोट करना है। मैं देखूंगा किस तरह कर्ज खत्म नहीं होता, मैं देखूंगा किस तरह इस मुल्क में खुशहाली नहीं आती। वो अपनी मसनूआत से तो इनके हाजमे खराब हो जाते हैं सर। ओ यार हो जाए, यहां पर तो जिस मुल्क के अंदर जिस अदालत की तरफ हमारी नजर होती है, जिस अदालत से हम इंसाफ की अपील करते हैं, जिस अदालत के एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर हम सोचते हैं कि यहां पर हमें इंसाफ मिलना है, वहां पे हम सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े देखते हैं। जिस पार्लियामेंट के अंदर हम अपने नुमाइंदों को वोट देकर भेजते हैं, अब तो वैसे हम नहीं भेजते, अब तो कोई और ही भेजता है, भेजते, चल मान लें जिसे हम भेजते हैं, उस वहां पे स्वाय एक दूसरे को गालियां निकाल। पहले आप भेजते थे? पहले आप भेजते थोड़े थोड़े थे, भेज ही लेते थे ना। तो उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या होता है, ठीक है, वो सेनेट जिसे कहते हैं ये सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए, मार्च ना लग जाए, ये सेनेट नहीं जाएगा। उस सेनेट के अंदर क्या होता है, क्या होता है? मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, इससे माफी मांगो, उससे माफी मांगो। क्या है? हम जिन्होंने हमारी इस्लाह करनी, जिन्होंने हमें ठीक तरीके से लेकर जाना, जिन्होंने हमारी मंजिल का तयन करना, उनकी अपनी मंजिल नहीं है। उनकी अपनी मंजिल क्या है? इक्तदार का तूर। उनकी अपनी मंजिल क्या है? हम बच जाएं, बाकी चांद पार्च। ये है उनकी मंजिल। और आपने आते सारे कहानी सुना दी है, IMF ने हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यार आफरीन है यार यासर साहब, आफरीन है। इसमें तो जो गेस्ट आएगा उनसे पूछेंगे ना क्या एहसान किया हम पे, भाई बुलाएं, हमें बताएं ना एहसान हुआ क्या है हम पे, क्या एहसान हुआ है हम पे, बता दें। एहसान तो उस दिन होगा जब भाई रेडी वाला कहेगा जनाब आज मेरी रेडी जो है वो खत्म हो गई, मुझे एक बाइज्जत रोजगार मिल गया, या मेरी रेडी जो है अब मैं रात को फल लेके वापस नहीं जाता, मेरे पास आने वाला ये नहीं कहता यार जो गला हुआ सड़ा हुआ फल है वो मुझे दे दो सस्ते में। जब गोश्त वाला कहेगा नहीं अब मेरी दुकान से लोग खरीदने आते हैं, जब आम आदमी को पता होगा कि यार मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मैं अब 20 तारीख के बाद सोच में नहीं बनूंगा। मैं आज आपको एक वाक्य सुनाता हूं, मैं हल्फन कह रहा हूं। एक पुलिस वाला एक दुकान पे गया, उसने उसे पकड़ लिया, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने पूछा कि क्यों पकड़ा है? उसने कहा इसने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ। मैं कहा आप कौन है? उसने उस दिन आपको कहा था कि दुकानदारों पे तो ही मैंने कहा आप कौन है? उसने कहा मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं कहा यार भैया इसकी ये छोटी सी दुकान है, ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड 40-45 हज़ार का कैसे रख लेगा? उसने कहा भाईजान ये छोटी सी दुकान पे 20 रुपए की चीज़ लेके 35 रुपए की बेचेगा। अब ये सुनते जाएं उसकी बात, तो ये तो गुजारा कर लेगा, पर मुझे तो बताएं हम सरकारी मुलाजम जो हैं, हम 17 तारीख के बाद, एक पुलिस वाला कह रहा है वो ईमानदार होगा, कोई शक नहीं है, सारे तो नहीं कमाते, बहुत ज़्यादा ईमानदार। उसने कहा कि हम किधर जाएंगे? हम 17 तारीख के बाद सोचते हैं कि हमारी तनख्वाह तो वो है, टैक्स भी कट गया, सारा कुछ हो गया, कहाँ जाए? अच्छा ये एक बड़ा तबका है। उसके बाद इसी तरह एक दिहाड़ीदार तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेचारा दिहाड़ीदार मिशन जिसने 500 रुपये कमाना है। अच्छा, मैंने समझा कि आप शायद पुलिस वालों में दिहाड़ीदार तबके की बात कर रहे हैं। वो बहुत थोड़े, मैं एक बात करता हूँ, एक दिहाड़ी जिसने बेचारे ने 500 रुपये या 1000 या 2000 भी कमाना है,
ठीक है, 60,000 उसका महीना लगा लें, 60,000 महीना भी उस सूरत में है कि उसे रोज़ाना दिहाड़ी मिले, रोज़ाना उससे मजदूरी मिले, रोज़ाना उसकी मजदूरी जो है ना वो उसके पास है, तो फिर 60,000 रुपया, वो 60,000 रुपये में से उसने 10,000 रुपये अपनी ज़ात पे खर्च कर लिया, खाना पीना किराया, उसका बच्चा 50,000 रुपये, 50,000 रुपये में 20,000 होता है बिल कम अज़ कम, बाकी बच गया 30,000 रुपया। उस 30,000 में गैस का बिल निकाल लें, उस 30,000 में बीवी की दवाई या बच्चों का कोई 10,000 रुपया वो निकाल लें, 5,000 निकाल लें, बाकी बचा 25,000। मुझे गुजारा करके दिखा दें। दाल पकेगी घर में, ज़्यादा यही होगा ना, दाल पके, दाल की कीमत पता है ना, दाल का रेट क्या है? दाल का मैं वही कह रहा हूँ, पता है ना दाल का रेट क्या है, दाल कितनी महंगी है, सब्जी कितनी महंगी है, गोश्त को तो छोड़ दे यार, किस तरह गुजारा होगा। और हम कह रहे हैं कि जनाब और चीजें महंगी करेंगे, इसलिए कि हमने जिनसे कर्ज लिया है उनके कर्ज की शर्त पूरी करने के लिए आप खुश हो जाए। आपने आज एंट्रो में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। मैंने कारनामा, हुकूमत ने कारनामा सर अंजाम दिया, मैंने तो बड़ा उसकी तर्जुमानी की है उस कारनामे की। बहुत बार किया जी, वो हमारा जी वो स्टॉक एक्सचेंज बड़ी अच्छी होगी। एक ब्रेक लेनी है सर, चंद बंदे स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हैं नोट कमाना से।